नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरूका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भय के साए में ड्यूटी देने को मजबूर सीएमएचओ कार्यालय कर्मचारी। बिल्डिंग सुधार अधिकारी बोले सीएमएचओ ने नहीं की आज तक मांग। सरिस्का में मानसून जहां बना रहा है साइटिंग का माहौल, वहीं दूसरी तरफ पैंथर की मौत ने वन क्षेत्र की बढ़ाई चिंता। युवक मौत पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने निकाली रैली। मॉब लिंचिंग को लेकर उठ रहा बड़ा विवाद। रीट परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूर्ण। जिला कलेक्टर बोले इंटरनेट बंद को लेकर नहीं मिले आदेश। अब खबरें विस्तार से। सरकारी कार्य उदासीनता के चलते जब सरकार से जुड़े कार्यालयों के कर्मचारी व अधिकारी ही परेशान होने लगे तो समझ लीजिए कि उस जिले व उस विभाग से जुड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं। और इस बात की एक बड़ी सच्चाई अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा से जुड़े विभागीय कार्यालय अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस कार्यालय से जुड़े बिल्डिंग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिले से जुड़े सबसे बड़े अधिकारी पद स्थापित होने के बावजूद भी उसी बिल्डिंग से जुड़े कार्यालय कर्मचारियों व अधिकारियों की कमरों का खस्ता हाल होना यह भी साफ कर देता है कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों की कार्यशैली किस कदर अपने ही विभाग को लेकर उदासीन बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि अलवर शहर में स्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से जुड़े इन कमरों का हाल, जहां ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों व अधिकारियों को हर वक्त इस बात का डर सताता है कि कब उनके ऊपर लगी छत का प्लास्टर गिरकर उनको घायल कर दे और उनको ड्यूटी काल के बाद घर जाने की बजाय अस्पताल जाने को मजबूर होना पड़ जाए। ऐसे ही हालातों के बीच शुक्रवार को अपनी ड्यूटी के दौरान अचानक छत से जुड़ा प्लास्टर गिरने के बाद जहां संबंधित कर्मचारी व अधिकारी मीडिया के आगे सच बयान करने में घबराते नजर आए, वहीं अचानक छत से जुड़े प्लास्टर के गिरने की सच्चाई को भी कैमरे के आगे से आनन फानन में साफ करने में भी व्यस्त दिखाई दिए। इस बीच अलवर न्यूज ने इन डरे हुए कर्मचारी व अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिर इन हालातों में वह राजकीय सेवाओं को कितना दिल लगाकर काम कर पाने में सहज हो पाते हैं। ऊपर जो हालात है, आपके अगल बगल की दीवारें तो काम करते टाइम इस तरह का भय का माहौल रहता है। भय का माहौल रहता है, जैसे कि गिर जाए चूना पत्थर कैसे भी डर सा लगा रहता है। कितने टाइम से ये स्थिति है आपकी? काफी टाइम से हो रहा है। जिले का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सालय से जुड़ा हुआ विभाग है, इसका खुद का स्ट्रक्चर इतना ऐसा है कि कर्मचारी डर के साए में। क्या लग रहा है आपको? अधिकारी को जानकारी नहीं है इसकी? साहब के नोटिस में है, वैसे सूचना दे दी गई है साहब। आप कार्यालय आए तो किस तरह स्वागत हुआ आपका? सर ये ऊपर से छत पे से ये टूट गए, छत का टुकड़ा और नीचे गिर गया ये। आप किसी तरह का इंसिडेंट होने की संभावना लगती है आपको अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो? सर अब ये तो क्या कहें, इसमें मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए। तो डर के साए में जीते हैं आप कार्यालय में जब आते हैं? सर अब ये देखो छत आपके सामने है, जाने का पता नहीं है कि घर जाओ आप अस्पताल जाओ, कोई सर ये आपके सामने है, देखो अब क्या करें, अब इसको तो हम क्या कहें। अच्छा, पूर्व में इधर की तरफ भी आपके कमरे की ये हालत है, कब से है, कुछ आइडिया बता पाएंगे आप? सर ये तो कितने टाइम से है ये हालत? सर जब से बरसात आई है ना तब से ये हो रहा है। सुना आपने कि सरकारी विभाग के कार्यालय से जुड़े कमरे की छत का प्लास्टर गिरने के बाद भी विभागीय अधिकारियों के डर से यह कर्मचारी अपनी बात रख पाने में भी कैसे घबरा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन कर्मचारियों व अधिकारियों के कमरों की छत का प्लास्टर व दीवारें साफ तौर पर बता रही हैं कि विभागीय लापरवाही के चलते इनकी सरकारी सेवा कार्यकाल कितना भयपूर्ण माहौल के बीच हर दिन कटता है, क्योंकि सभी जानते हैं जान है तो जहान है। लेकिन लगता है इनके उच्च अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए उनके स्वयं के कमरों की छत तो 5 स्टार होटलों की तरह मजबूत बनवा रखी है और उनकी दीवारें ताजमहल की तरह रोशन।
लेकिन अपने अधीनस्थ कर्मचारी व अधिकारियों की छत व दीवारें सीलन व गलन से भरी हुई छोड़ दी गई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। ऐसे में जब हमने चिकित्सा विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण अधिशासी अभियंता जगन लाल मीणा से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सीएमएचओ कार्यालय की बिल्डिंगों को लेकर मौजूदा चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई बिल्डिंग सुधार प्रपोजल विभागीय स्तर पर नहीं भेजा गया है, जिसके चलते कार्यालय बिल्डिंग सुधार को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश व बजट के सीएमएचओ कार्यालय की खस्ता हालत में सुधार किया जाना उनके स्तर पर संभव नहीं है। सीएमएचओ ऑफिस के रिपेयर का कोई भी फंड या कोई भी स्वीकृति हमें प्राप्त नहीं है। हम केवल उन्हीं भवनों पर काम कराते हैं जहाँ की स्वीकृति अपने पास में उपलब्ध होती है। इन हालातों से निजात के लिए क्या करना पड़ेगा उनके कार्यालय से जुड़े विभागीय अधिकारी को? उनका कहना है कि इसकी जिम्मेदारी संबंधित आपके पास है। नहीं, जो चिकित्सा की जो भी अपने भवन है उनकी जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सा अधिकारी की है। निर्माण करने के उपरांत यदि 3 वर्ष तक यदि उसमें कोई डिफेक्ट्स आता है तो वो संवेदक की जो दोष निवारण अवधि है उसमें शामिल है। ये सीएमएचओ ऑफिस है, ये पुरानी है और इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उनका सीएमएचओ साहब के साथ भी निरीक्षण किया गया था, उनका एस्टीमेट बना लिया गया था। सीएमएचओ साहब ने उच्च अधिकारियों को लिखा हुआ है और जैसे वहां से बजट प्राप्त होगा उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके बीच में कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे आज भी छत गिर गई, 1 नंबर बन गई थी। हाँ जी, तो रेस्पॉन्सिबल कौन सा रहेगा? रेस्पॉन्सिबल तो ये करो सभी जो चिकित्सा भवन है संबंधित जो अधिकारी है वहाँ का वो मतलब वो उसके वो है वो उच्च अधिकारी के पास जाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करे, क्योंकि बिना हम तो केवल स्वीकृति होती है वही काम करवाते हैं। कब तक स्वीकृति? बजट मंगवाने के लिए हम अधिकृत नहीं है, हम तो केवल स्वीकृति आने पर या संबंधित चिकित्सा अधिकारी कोई हमें काम करवाने के लिए कोई स्वीकृति देता है उस वही काम करवाते हैं। अभी तक हमारा यही दायित्व है। बजट स्वीकृत है नहीं, बजट स्वीकृत नहीं है। तो नाम से रहा जगन लाल मीणा। देखा और सुना आपने कि सरकारी विभाग से जुड़े कार्यालयों की खस्ता हालत किस तरह विभागीय अधिकारियों की कार्य उदासीनता के चलते न सिर्फ ड्यूटी काल के दौरान बड़े भय का कारण बन रही है, बल्कि जिले के स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने से जुड़े इस कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों की सेहत ही कब जख्मी हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी विभाग से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी इन हालातों पर कोई कारगर कदम उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी के पास बजट न होने का बहाना है तो किसी के पास अब तक इस संबंध में शिकायत न मिलने की बात होगी। अब ऐसे में बेचारा अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी इन हालातों में जान जोखिम में डालकर हर दिन काम करने को मजबूर है। लगातार जिले में दूध व दूध उत्पाद से जुड़ी खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना आने के बाद से ही अलवर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत दूध व दूध से जुड़े उत्पादों की सैंपलिंग की जा रही है, जिसके तहत अलवर शहर के भवानी तोप स्थित सरस डेयरी में भी गुरुवार देर रात जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा दूध का सैंपल लेते हुए दूध में मिलावट होने को लेकर जांच की गई। वहीं इस कार्रवाई के बाद सरस डेयरी में खासी हलचल देखने को मिली। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जहां मिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहे, वहीं फूड इंस्पेक्टर ने इन दौरान दूध से भरे टैंकर में से दूध का सैंपल लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी देते हुए सरस डेयरी के मुख्य प्रबंधक महेश शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई की जानकारी होने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूर्ण सहयोग किए जाने की बात सरस डेयरी स्टाफ से कही थी। वहीं दूध के सैंपल लिए जाने के बाद यदि दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट या तय मानकों में कोई भी कमी पाई जाती है तो संबंधित दूध टेकर से जुड़े बीएमसी के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह मुझे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर द्वारा बताया गया कि सर जो स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऑफिसर्स आए हैं जो सैंपल लेना चाह रहे हैं हमारे टैंकर का, तो मैंने उनको कहा कि सैंपल करने दो, आप सैंपल लेंगे तो ले रहे हैं और लेने दो। और उसके साथ ही हमारा बीएमसी का टैंकर थे जो विभिन्न बीएमसीओं का दूध लेकर आते हैं, और उसका उन्होंने सैंपल लिया है और ले गए, सुबह सैंपल ले गए। हमारे यहाँ भी जांच चल रही है, अभी जांच रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी सुबह जो टीम में सीएमएचओ साहब खुद भी आए? हाँ, जैसा मेरे को बताया गया है कि सीएमएचओ साहब खुद प्रेजेंट थे, उनकी देखरेख में ही ये सैंपल लिए गए हैं। तो सर कोई आशंका ऐसी प्रतीत हो रही है कि भाई
कोई हो सकता है प्रशासन है जो सामान्य रूप से ये प्रक्रिया को चलाता रहता है, और हो सकता है कि कोई उनको इनपुट्स मिले हों, उस आधार के ऊपर उन्होंने यहाँ टैंकर से सैंपल लिए। तो आगे की सर वो सैंपलिंग होने की अभी हाँ, उनके जो टेस्ट रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब जो नियम में होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मौजूदा मानसून के चलते इन दिनों अलवर जिले का मौसम जहां काफी सुहाना है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अलवर जिले से जुड़े थानागाजी क्षेत्र अंतर्गत सरिस्का वन क्षेत्र में भी मौसम में आए बदलाव के चलते वन्य जीवों के साइटिंग होने की भी स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए शुक्रवार को थानागाजी कस्बे के समीप बांदी पुल हनुमान पुलिया के पास झाड़ियों में बाघ बाघिन का जोड़ा एक साथ देखा गया, जिसे देखते हुए सरिस्का वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों द्वारा इस तरफ से जाने वाले मार्ग के परिवहन को कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ झाड़ियों में बाघ और बाघिन के होने के चलते बाघ और बाघिन की वास्तविक नामों की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन लोगों में इस बात की खासी चर्चा रही कि मौसम के अनुसार सरिस्का वन क्षेत्र में भी नई खुशियों का आगमन होने की संभावना बढ़ने लगी है। गौरतलब है कि देश और दुनिया में बाघों की उपस्थिति को लेकर अलवर का सरिस्का वन क्षेत्र पिछले कई वर्षों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। ऐसे में नए वन्य जीवों बाघ व बाघिन के आने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की लगातार संभावनाएं बढ़ती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ थानागाजी के समीपवर्ती कानपुरा लॉज जंगल में 4 वर्षीय मादा बघेरे की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। सूचना पर ताल वृक्ष और सरिस्का से वन अधिकारियों का दल मौके पर पहुंचा और मौका मुआवना किया। उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, नारायणपुर थाना अधिकारी अजय सिंह सहित पशु चिकित्सा अधिकारी के सानिध्य में पोस्टमार्टम किया गया। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र रेशम फैक्ट्री के समीप 2 बाइक सवार भाइयों को तेज गति में आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर गंभीर घायल हो गए। उसके बाद दोनों घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पिकअप से पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस द्वारा दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजन शरीफ खान ने बताया कि 22 वर्षीय आरिफ व उसके चाचा का लड़का 8 वर्षीय हसीन निवासी गोलेटा के रहने वाले थे। आरिफ और हसीन अपने गांव गोलेटा से बाइक लेकर अलवर शहर में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। तभी रेशम फैक्ट्री के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें आरिफ व हसीन की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। उसके बाद पंचनामा कार्यवाही कर पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक आरिफ 5 बहनों का इकलौता भाई था और आरिफ का रिश्ता 2 महीने पहले हरियाणा के हसनपुर में रिश्ता हुआ था और उसकी शादी मार्च में थी। उससे पहले आरिफ इस दुनिया से अलविदा हो गया। वहीं मृतक हसीन 5वीं कक्षा में पढ़ता था। फिलहाल पुलिस ने पिकअप व चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। ये हमारे दोनों बच्चे आरिफ और ये हसीन, ये दोनों दवाई के लिए गोलेटा से अलवर आ रहे थे हॉस्पिटल। तो रास्ते में इनको आर्य कन्या स्कूल के आसपास ये पिकअप खड़े जो इसने टक्कर मारी है पीछे से। अब इसमें दोनों बच्चों आपके सामने है, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए इसमें। और जो आरिफ था ये 5 बहनों का इकलौता भाई था। तो आरिफ का रिश्ता कब हुआ? आरिफ का रिश्ता करीब 6 महीने पहले हुआ था। मार्च में इसकी शादी होने वाली थी। और ये जो दूसरा बालक है कितने में पढ़ता है, कौन सी? ये बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, इसकी उम्र 8-9 साल है। तो आप किस तरह की सूचना मिली थी आप लोगों को? हम तो नमाज पढ़ रहे थे, शुक्रवार था। हमको किसी आदमी ने फोन किया था, गांव के आदमी ने, भाई तुम्हारे बच्चे एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। तो हम वहाँ पहुँचे। आप क्या लगता है? मैं इनका भाई लगता हूँ परिवार में। हाँ। तो ये अपने ये जो है ये क्या काम करता था आरिफ? आरिफ मजदूरी करता था। मजदूरी करता हाँ। तो अब पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना अभी नहीं पहुंची है, देंगे सूचना भी देंगे, FIR सारा काम होगा। तो ये पिकअप और ड्राइवर को रोक लिया? पिकअप फिलहाल अपने चौकी में ही है, अस्पताल चौकी है ना, इसमें ही है। ड्राइवर इसी में है। अच्छा, चौकी में। तो कौन सी जगह से आ रही थी ये इधर की बगड़ तरफ से आ रही थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA अलवर की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 25 सितंबर से प्रत्येक दिन दोपहर 2 से 3 बजे तक व सरकारी अवकाश के दिन 11 से 12 बजे तक विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों को सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को IMA हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान IMA में जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा
नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रत्येक दिन विशेषज्ञ डॉक्टर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और नशे को छोड़ने के उपाय व सलाह की भी जानकारी देंगे। अभियान में चिकित्सा विभाग व जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कल से हम एक IMA के बैनर पे नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत पर डे 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स IMA हॉल में आपके यहाँ सामने आएंगे और वो अपने स्पेशलिटी के बारे में बता के जाएंगे। जैसे 25 तारीख को डॉक्टर विजयपाल सिंह, मैं खुद सर्जन, और डॉक्टर किशोर दुधानी साइकेट्रिस्ट हैं, ये आएंगे। 26 तारीख को डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और डॉक्टर JS शर्मा। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जो हैं वो फेफड़े के डॉक्टर हैं, पल्मोनरी के, TB एंड चेस्ट के, और डॉक्टर JS शर्मा साइकेट्री के डॉक्टर हैं। 27 तारीख को डॉक्टर शिशपाल जी जो साइकेट्री के डॉक्टर हैं और डॉक्टर पंकज शर्मा जो न्यूरोसर्जन हैं। 29 तारीख को डॉक्टर मुकेश सैनी जी आएंगे जो स्किन के डॉक्टर हैं। 29 तारीख को डॉक्टर राकेश तिवारी आएंगे जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं। 30 तारीख को डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो लीवर के और हाथों के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रितिका गुप्ता जो गायनकोलॉजिस्ट हैं। तथा 1 तारीख को डॉक्टर नरेंद्र यादव आएंगे जो डेंटिस्ट हैं, और 2 तारीख को डॉक्टर रोहितास रजाना आएंगे जो पीडियाट्रिशियंस हैं। जो इसलिए हर स्पेशलिटी का हमने कवर किया है कि जैसे बच्चों में माँ कि जब पेट प्रेग्नेंट रहती है तो उस वक्त नशा करते हैं तो बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, बच्चा डिलीवर होने के बाद क्या इफेक्ट होता है, साइकेट्री में कैसे उनको डी एडिक्शन किया जाता है, कैसे नशा मुक्ति से ठीक किया जाता है ट्रीटमेंट दे करके, सर्जरी में क्या प्रॉब्लम होती है, पाइल्स हो जाते हैं, है ना, ब्लीडिंग होने लगती है, गैस्ट्रो में जैसे लीवर ख़राब हो जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या जाँचें हैं, ये सब आएंगे। तथा ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये 2 अक्टूबर तक 25 तारीख से और 2 अक्टूबर तक चलेगा। डॉक्टर्स नशा मुक्ति के लिए सब हाँ केवल और केवल यहाँ पे नशे के बारे में ही बात करेंगे, सिर्फ कि नशे करने से जैसे सूंघने वाले नशे है ना, सिगरेट स्मोकिंग हैं, या खाने वाले नशे, साथ में जो IV लेते हैं, जो इंजेक्शन डायरेक्ट नसों में लेते हैं, वो जिन नसों के नशे के द्वारा जो तकलीफ़ होती है, कैसे सिम्टम्स होते हैं उनके, क्या जांचें होती हैं, क्या इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी में, और मरीज़ को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या उसका इलाज है, ये सब बताएंगे। साथ में पर डे एक सेलिब्रिटी यहाँ पे आएंगे। जैसे फर्स्ट डे कल IPS तेजस्विनी गौतम जी SP हैं, वो कल आएंगे साथ में। इस तरह पर डे कोई ना कोई यहाँ पे कलेक्टर साहब या ADJ जुडिशरीज हैं। या गुरुवार देर शाम भाजयुमो दक्षिण द्वारा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत अमृत महोत्सव में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद स्मारक पर काव्यांजलि व अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के जिला अध्यक्ष संजय नरूका थे व वशिष्ठ अतिथि जिला महामंत्री पवन जैन रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल में आज भी त्रिमूर्ति चौक स्थापित है जो भारतीय सेना के गौरव का वर्णन करता है। जिला महामंत्री पवन जैन ने भाजपा को राष्ट्र और राम को समर्पित दल बताते हुए कहा, भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम रहा है। कार्यक्रम में अपने ओजस्वी वाणी से सभी कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए कवि प्रवेंद्र पंडित ने शहीदों के चरण वंदन जितने पखारे कम है कविता सुनाकर शहीदों को नमन किया। कवि प्रवेंद्र पंडित को दुपट्टा पहनाकर जिलाध्यक्ष संजय ने उनका सम्मान किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल ने बताया कि 23 सितंबर को भारतीय सेना ने इजराइल के हाइफा चौक पर सेना की बागडोर संभाल रहे मेजर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में वीरता का परिचय देते हुए द बैटल ऑफ हाइफा के नाम से मशहूर हाइफा चौक को दुश्मनों से मुक्त कराकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में देश की वीरता का नाम दर्ज कराया। यह इतिहास की पहली लड़ाई थी जो बंदूकों और तलवारों के बीच लड़ी गई और विजय तलवारों को मिली। भाजपा युवा मोर्चा दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय तरुण जी ने और उनकी पूरी टीम ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर 23 सितंबर जो दिवस था उसका तो याद किया है। 23 सितंबर एक ऐसा दिन था
जब प्रधानमंत्री जी 2017 में इजराइल गए थे तो वहां पता पड़ा कि हमारे जो पुरानी जो जमाने की जो हमारी सेनाएं थी राजाओं के समय पे, तो राजस्थान से, हैदराबाद से और इस तरह से और मैसूर से 3 जगह से जो सेना जाकर इजराइल में वहां पर उन्होंने जो संरक्षण मांगा होगा जब हमारे देश से, तो उसमें ये 3 जगह की सेनाएं गई और उन्होंने वहां जो इजराइल का हाइफा जो शहर जो जगह है उसको स्वतंत्र कराने में जो भूमिका अदा की है, उसके लिए जब प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल गए तो उनका स्वागत प्रधानमंत्री जी का उसी ढंग से किया गया। और वहां पर जो इजराइल के जो लोग थे वो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की सेना को आज भी पूजते हैं, आज भी उनको मानते हैं, सही उनको मानते हैं कि उन्होंने उनको स्वतंत्रता दिलाई है। तो जब प्रधानमंत्री जी वहां से जाने के बाद जब इजराइल के प्रधानमंत्री राजस्थान देश में आए 2018 में, तो प्रधानमंत्री जी ने त्रिमूर्ति सर्किल पर कार्यक्रम रखवाया था उन शहीदों को याद करने के लिए, जो लोग वहां पर गए थे, उन वीरों को याद करने के लिए जो वहां पर इजराइल गए थे उस जमाने में, उनको याद करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम रखा वो त्रिमूर्ति सर्किल पे रखा और उसका नाम उसी दिन चेंज किया, त्रिमूर्ति सर्किल को त्रिमूर्ति हाइफा सर्किल के रूप में उनका नामांकन किया है। जो इतिहास अभी तक कांग्रेस ने, क्योंकि सरकार में कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने उन सारे इतिहासों को छुपा के रखा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इन सभी जिनको तुष्टीकरण में काम आने वाली चीजें थी उनका ही उन्होंने उजागर किया, बाकी किसी चीज को उजागर उन्होंने नहीं किया है देश के सामने। तो आज इस दिवस पर हमने हमारे युवाओं के सामने इस इतिहास को सामने रखा है और त्रिमूर्ति जो सर्किल है उसका हाइफा के नाम से जो रखा गया था और उस समय जो लोग हमारे यहाँ से सैनिक गए थे, वीर सैनिक गए थे, उनके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा। शहीद स्मारक पर किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ? शहीद स्मारक पर हमने दीप प्रज्वलन का कराया और शहीदों को पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। साथ में हमारे यहाँ जो वीर रस के कवि हैं उन्होंने भी अपनी वीर रस की कविताएं सुनाई हैं और कार्यकर्ताओं को ओजस्वी रूप से उनका मनोबल बढ़ाया है। तो सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम के जो तहत अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम है, सुरेश अटल जी के यहाँ से उस कार्यक्रम के लिए कहा गया था। तो कार्यक्रम के संयोजक भाई विनोद जी पीलवा है। इस कार्यक्रम में आज विशेष ये था कि आज 23 सितंबर 1918 को इजराइल के हाइफा शहर को भारत की 3 रेजिमेंटों ने, जिन्होंने मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की रेजिमेंट मुख्य रूप से हमारे वीर सेनानी श्री दलपत सिंह जी शेखावत की अगुवाई में, जिसने वहाँ युद्ध करा और हाइफा शहर को आज़ादी दिलाई, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत रखा गया है। कौन कौन मौजूद रहा आपके साथ में? हमारे यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष जी श्री संजय नरूका जी, श्री पवन जैन जी, महामंत्री जी और मंडल अध्यक्ष हमारे मनोज चौहान जी, डॉक्टर रवि यादव जी, कार्यक्रम संयोजक हमारे भाई विनोद पीलवा जी, मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल जी, विजय कोहली जी, उमेद सिंह चौहान जी और हमारी पूरी टीम युवा मोर्चा की, और यहाँ पे पार्षद संजय मीना जी। शहीद स्मारक पर किस तरीके का प्रोग्राम किया गया? दान शहीद स्मारक पर इसमें दीप, आज के दिन कार्यक्रम में इसमें दीपदान किया गया था और पुष्पांजलि अर्पित करी थी और एक काव्यांजलि का कार्यक्रम था जो माननीय प्रवीण पंडित जी, जिन्होंने काव्य पाठ रखा था सेनानियों के इसमें और श्री राम भगवान की स्थिति में। आगामी 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा 2021 के तहत अलवर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों के आवागमन से लेकर रहने व खाने की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही इन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात के लिए जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग टीमों का भी गठन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न नाकों पर इन टीमों द्वारा पूर्ण निगरानी रखते हुए परीक्षा वाले दिन यातायात को सुचारू बनाए जाने की कवायद जारी रखी जाएगी। साथ ही 26 सितंबर को व्यापारियों के सहयोग से बाजारों को पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। साथ ही जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा के दौरान तकरीबन 85,000 परीक्षार्थी अलवर जिले से जुड़े 223 परीक्षा केंद्रों में भाग लेंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी व गैर सरकारी तकरीबन 2,500 बसों के माध्यम से यातायात सुगम बनाने को लेकर तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं निजी बसों के
के भुगतान को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा काउंटर खोल दिए गए हैं, जहां से निजी बस संचालक इस परीक्षा से जुड़े कार्यों में सहयोग के बाद टोकन व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सुविधा का शुल्क संग्रहित कर सकते हैं और इन बसों के आवागमन के दौरान जिले के किसी भी टोल नाके पर टोल नहीं कटेगा। वहीं व्यापारियों के सहयोग से परीक्षार्थियों को परीक्षा से पूर्व नाश्ता व परीक्षा पारी के मध्य व समाप्ति पर भोजन की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान अलवर जिले वासियों के सहयोग की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि इतने बड़े आयोजन को लेकर अलवर वासियों का सहयोग प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि परीक्षा के दिन अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, जिससे जिले में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के चलते एक दिवसीय जनसंख्या अनुपात बढ़ोतरी को पूर्ण शांति के साथ व्यवस्थित किया जा सके। वहीं परीक्षा के दिन इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर जिला कलेक्टर ने साफ किया कि यह संभागीय व उच्च स्तरीय स्तर पर निर्णय के बाद ही तय हो पाएगा कि परीक्षा के दिन इंटरनेट बंद रहेगा या फिर व्यवस्था प्रतिदिन के अनुसार सुचारू रहेगी। और अभी तक इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर किसी भी प्रकार का उच्च स्तरीय दिशा निर्देश जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। रीट की एग्जाम 26 सितंबर को 2 पारियों में होने जा रही है, 10 बजे से 12:30 बजे और 2:30 से 5 बजे तक। इस एग्जाम में करीब 85,000 विद्यार्थी परीक्षार्थी भाग लेंगे। 16,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो केवल रीट फर्स्ट में भाग लेंगे, बाकी 55,000 हमारे रिपीट करेंगे। 71,000 हमारे मॉर्निंग में है और 71-72,000 हमारे इवनिंग में है। यहाँ से भी हमारे कुछ परीक्षार्थी अन्य जिलों में जाएंगे और अन्य जिलों से भी परीक्षार्थी हमारे यहाँ आएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बीसी का आयोजन किया और ये राज्य सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि अकेले रोडवेज की बसों में लोगों को फ्री भेजना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग को एक्चुअली जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है कि किसी भी तरह के व्हीकल को अधिग्रहण कर लिया जावे। उनके भुगतान की व्यवस्था भी हमने कर ली है। पीओएल कूपन देंगे, चेक पोस्ट बनाएंगे। हम कल से ही जो हमारे बाहर जिलों में जो परीक्षार्थी जाएंगे उनकी कल से ही हम व्यवस्था कर रहे हैं और उनको वापस भी जिस बस में वो जाएंगे उस बस में ही वो वापस आएंगे। आज हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं नहीं हमारे को किराया ठीक नहीं है, हम हड़ताल कर देंगे और ये है। किराए की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके हॉल्टिंग चार्जेस भी दिए जाएंगे और उनके भुगतान भी जिला कलेक्टर के माध्यम से ही होगा। उनका रोडवेज से उनको भुगतान नहीं लेना है, तो इसलिए भुगतान की कोई समस्या नहीं है। हमने भुगतान के लिए अलग से टीम बना दी है, हमने चेक पोस्ट बना दी है। व्हीकल अधिग्रहण की कार्रवाई अभी हम कर लेंगे, हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। हमारे कुल मिला के 2 से 23 सेंटर हैं और उन एक्चुअली जो परीक्षार्थी आने वाले हैं उनमें से 27,000 हमारे अकेले अलवर जिला मुख्यालय पर हैं। 11 से 12,000 हमारे बहरोड, शाजापुर, नीमराना में हैं। बाकी और दूसरों में कहीं 5,000, 4,000, 3,000, 2,500, 2,000 इस तरह से है। हमने जितने भी परीक्षार्थी आएंगे उनके रहने और खाने की माकूल व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसी के साथ साथ उनको किसी तरह की इनकन्वीनियंस ही नहीं हो। हम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी हम एक एक्चुअली नक्शा उनको लगा देंगे कि उनके ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, उनके व्हीकल की व्यवस्था कहाँ है। या हमने अलवर जिला मुख्यालय पर 8 से 10 अस्थायी स्टैंड हमने कायम कर दिए हैं और हमारी कोशिश रहेगी तहसील मुख्यालयों पर भी कि हम एक्चुअली सेंटर वाइज बसों को निर्धारण करके सेंटर पर या सेंटर के पास में हम बस लगा देंगे, जिससे व्यक्ति को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। दोपहर सुबह उनके नाश्ते की व्यवस्था हम एक्चुअली हो जाएगी, दोपहर के लंच की व्यवस्था होगी, शाम के डिनर की व्यवस्था भी हमने करा दी है। ये अलवर शहर है, अलवर जिला है, यहाँ बहुत से लोग आगे से आ गए हैं और उनका नहीं हम व्यवस्था करेंगे। आज भी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, हमको बता दीजिए हमको खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है। इसी के साथ साथ कि हमारे पास जगह भी है, उसके लिए भी हमको फ़ोन आए। तो अलवर में मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छा सहयोग लगातार मिलता है और कोई भी जब बड़ा काम आता है तो सब लोग
शहर के निवासी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। कल चूँकि 26 को बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे, इसलिए बाजार को हमने बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारिक संगठनों ने हमको सहमति दी है और ये इसलिए भी आवश्यक है कि परीक्षार्थी बहुत आराम से अपने परीक्षा केंद्र पर चला जाए और किसी भी तरह की एक्चुअली कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। इसके लिए भी ये बहुत अच्छा निर्णय लिया व्यापारियों ने हमारे अनुरोध पर। तो हमारे 26 तारीख को बाजार बंद रहेंगे। किसी को भी परीक्षार्थी को आने में, जाने में, ठहरने में, खाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसकी हमने माकूल व्यवस्थाएं की हैं। हमने तहसील वाइज कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। जिला मुख्यालय पर हमारा कंट्रोल रूम है। हमने मोबाइल टीमें बना दी हैं। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। कई जगह कुछ एक्चुअली संभावनाएं कल बताई गई थी, टेलको चौराया है, ततारपुर है, बरडोद है, इधर से हमारे भूगोड़ चौराया या एक्चुअली अलवर से राजगढ़ के बीच में कुछ जाम की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे प्लेसेस को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारी मोबाइल पुलिस रहेगी, मोबाइल हमारे मजिस्ट्रेट रहेंगे, तो कहीं कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न करा लेंगे। सर, कितनी तो बसें लगी हैं, कितने संसाधन जुटाए गए हैं, पहला सवाल। दूसरी, इंटरनेट की क्या व्यवस्था की गई? चूंकि लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंटरनेट बंद रहेगा, तो किस तरह सरकार ने व्यवस्था की है? देखिए, इसमें संभाग लेवल पर डिसीजन होते हैं। एक तो मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक उनके कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं हो, इमरजेंसी नहीं हो, तब तक वो घरों से बाहर नहीं निकलें, आवागमन नहीं करें। अगर इमरजेंसी है तो जरूर आएँ। इसी के साथ साथ हमारे पास बसों की कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 1004 प्राइवेट बस हैं, 2 से 55 रोडवेज की बसें हैं, 16 से 80 हमारी स्कूल बसें हैं। इसलिए अलवर में ये बड़ा शुक्र है कि यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आराम से एक्चुअली एक बस में 50-55 व्यक्ति जो सीटेड हैं, हम केवल सीटेड व्यक्ति ही बैठाएंगे और संसाधनों की, वाहनों की हमारे पास में कोई कमी नहीं। चारों तरफ टोल नाके हैं, तो इसके लिए भी कोई है क्या? टोल लगेगा? नहीं, टोल फ्री, ये कोई टोल नहीं लगेगा इन बसों से। और इनमें आने जाने जो हमारे वाहन हैं टोल फ्री हैं। निजी वाहनों से जो आएंगे वो देखिए, एक्चुअली बसों को इनको हमने फ्री कर दिया है, इनको भी देखते हैं, विचार करेंगे। नेट कब से कब तक बंद रहेगा सर? नहीं, नेट के अभी कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए कहना कि कब से कब तक बंद रहेगा। अभी ऑर्डर आएंगे तब बताएंगे, कोई आते हैं तो। खैरतल ब्राह्मण समाज और परशुराम धर्मार्थ ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में रीट परीक्षा के लिए राजस्थान के विभिन्न स्थानों से खैरतल व उसके आसपास के क्षेत्र के केंद्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रात्रि विश्राम व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था मातोर रोड स्थित श्री परशुराम भवन में की गई है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा ने बताया कि समाज के कार्यकर्ताओं की तरफ से रीट की परीक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सहायता के लिए टीम बनाई गई है, जिसमें राम सिंह शर्मा, राजेश जोशी, आकाश त्रिवेदी, अभिषेक वशिष्ठ, राधेश्याम जोशी, सुनील शर्मा, राजू शर्मा, रविंद्र शर्मा, अंकित लाटा, कमल शर्मा आदि अनेक युवा कार्यकर्ता शामिल हैं। टीम शिविर में आने वाले परीक्षार्थियों की रात्रि की व्यवस्था और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था करेगी। इस दौरान आने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राजेश जोशी ने बताया कि समाज ने पहले भी कई परीक्षाओं के लिए व्यवस्था की थी और आगे भी कोई परीक्षा होगी तो उसके लिए भी समाज व्यवस्था करेगा। सोडावास के निकटवर्ती शामदा गेट बस स्टैंड पर ब्रेकर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्रेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसलिए बनाए थे कि बस स्टैंड पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो सके, लेकिन अब वाहनों की रफ्तार अधिक होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि बहरोड से डाइवर्ट वाहनों को करने से अलवर मार्ग के सभी ब्रेकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। शामदा गेट बस स्टैंड पर यह हालत है कि प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी शर्मा, जीवन सिंह पुरा, बलवान गुजर, रमेश जांगीड़, रामोतार पटेल, राजेंद्र सिंह चौहान, मुकेश शर्मा पंच ने ब्रेकर पुनः बनाए जाने की मांग की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के सार्वजनिक विश्राम गृह में विधायक संदीप यादव ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जन सुनवाई में जल विद्युत पुलिस विभाग की शिकायतें मिली। विधायक ने बताया कि जनता से मिली शिकायतें उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव को दी गई हैं। वो उन शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजेंगे। अगली बैठक में उन समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त की जाएगी। हमने शुरुआत में भी जन सुनवाई की थी और उसमें ये तय हुआ था कि हम महीने में ब्लॉक में एक जन सुनवाई रखेंगे। तो अभी जैसे तिजारा है, टपुकड़ा, भिवाड़ी, तीनों जगह पर हम लगातार जन सुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। और उसमें पिछली बार हमारे कुछ अधिकारी यहाँ पर नहीं रह पाए थे, इसलिए इस बार हमने दोबारा से मीटिंग रख के ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। हमारे SDM, तहसीलदार और सब लोग उस दिन मीटिंग थी, अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, सब लोग मीटिंग में थे। इस कारण से प्रॉपर लोगों की बात जो पहुँचनी चाहिए थी सब तक, वो नहीं पहुँच पाई थी। इसी वजह में हमने मीटिंग रखी है। सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ मामले आए हैं, जो पिछली बार भी आए थे, उनमें से भी कुछ मुद्दे थे। अगली बार इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। हमने इसका प्रॉपर सिस्टम बनाया है। SDM तिजारा के यहाँ से सारे सभी डिपार्टमेंट में जिन जिन की शिकायतें उनके यहाँ लेटर जाएंगे। जो जो शिकायतें हमारे पास आई हैं उनके सबके लेटर जाएंगे। एक कॉपी मेरे पास आएगी, मेरे ऑफिस से भी लेटर जाएंगे और अगली जन सुनवाई में उन पर प्रॉपर उस पर वर्किंग की जाएगी। कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, इन सब पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और लगातार जो परिवादी आ रहे हैं इनकी सब समस्याओं का इससे समाधान होगा। एक बहुत सारी दिक्कतें आती है लोगों को। एक आम आदमी जाता है, एक अधिकारी दूसरे पे डाल देता है, दूसरा अधिकारी तीसरे पे डाल देता है। तो यहाँ सभी डिपार्टमेंट हैं, तो इससे आम आदमी को सुविधा मिलेगी। उसकी सभी समस्याओं का हल एक जगह होगा। इसके बाद आप सबको पता है कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलेंगे, तो बाकी समस्याएं गाँव में जाकर भी सुनी जाएगी। गाँवों में तो सचिवों की हड़ताल चल रही है, साहब कैसे काम होएगा गाँवों में? अभी उसके लिए सरकार के स्तर पे बात चल रही है। ये स्टेट लेवल का मैटर है, जल्दी इसे सुलझा लिया जाएगा। बाकी अभी गांव में अभियान चलेगा और सबकी समस्याओं का निवारण वहां पर भी जाकर एक तिजारा नगर पालिका क्षेत्र में तिजारा नगर पालिका साहब वो देती है पट्टे, लेकिन बहुत सी जमीनें ये अपने बालियावास में बोल रही है जी। तो उन नंबरों को नगर पालिका क्या कर रही है? अभी कुछ इस तरह की समस्या है, जैसे विद्युत कनेक्शन की भी बात आई थी पिछले जन सुनवाई में कि कुछ जगह पर विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की लाइट है। अब वो धीरे धीरे करके अभी हमारे चेयरमैन साहब
बैठने लगे हैं, धीरे धीरे करके सारी समस्याओं का समाधान हम निकालेंगे। रैनी पंचायत समिति सभागार में आगामी चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी राजेंद्र व्यास की मौजूदगी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। समस्त कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता एवं लगन और मेहनत से लगातार 10 से 15 साल तक पार्टी में काम करते आ रहा है, उसको टिकट पार्टी को देना चाहिए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने से रैनी पंचायत समिति में बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। मीटिंग में पाटन ग्राम पंचायत की सरपंच सरोज देवी मीना, रैनी सरपंच मीरा सैदावत सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में टीकाकरण एवं वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। रैनी ब्लॉक सीएमएचओ सुमन लाल मीना ने बताया कि टीकाकरण वैक्सीनेशन को लेकर एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें क्षेत्र में आने वाली समस्या सुनी और आगामी 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान की जानकारी दी गई। डीईओ मनोज कुमार धमरेडिया ने कार्यकर्ताओं को घर घर कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारी देने की बात कही। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, उसमें आज हमने वैक्सीनेटर एवं सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग ली थी। उसमें हम निर्देश दिए थे कि 26 तारीख होने वाला पल्स पोलियो सुचारू रूप से चले, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि 26 तारीख को जो बूथ कवरेज है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट डे हमारे बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, सेकंड और थर्ड डे घर घर जाके दवाई पिलाई जाएगी। इसी में आज हमारे जो वैक्सीनेटर हैं उसमें आशा सहयोगिनी भी है, आईसीडी का विभाग भी है और हमारे एएनएम है, और अभी कुछ चिकित्सा विभाग को सीएचओ को नया जोनिंग दिया है, तो उनको हमने सुपरवाइजर और वैक्सीनेटर बनाए हैं, तो उनको स्पेशली हमने आज ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पल्स पोलियो में किसी 5 साल तक कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारे 2 तारीख से जो अभियान चलाया जाएगा प्रसाधन गाँव के संग में, उसको लेकर भी आज हमने इनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि 2 तारीख से होने वाले प्रशासन गाँव के संग में सारी तैयारियां कर लें, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, कोविड वैक्सीन के लिए टीकाकरण के लिए बता रहे थे। कोविड वैक्सीन हमारे वैसे तो रैनी ब्लॉक के अंदर हम करीब लगा चुके हैं, 90,000 फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी सेकंड डोज 40,000 के आसपास है, कुछ पेंडिंग सिटी है, उसकी हमारे पास ड्यू लिस्ट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले 1 महीने के अंदर ये सेकंड डोज भी सभी लोगों को 100% इम्यूनाइज कर लें। युवा वैश्य समाज कठुमर की बैठक अध्यक्ष लोकेश जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रीट परीक्षा में आने वाले सर्व समाज के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवास व भोजन देने का निर्णय लिया। खैतल में भारतीय सिंधु सभा खैतल इकाई की बैठक आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में जिलाध्यक्ष गोल्डन दास जसवानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री कला संस्कृति राजकुमार दादवानी ने बताया कि भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के तहत 10 अक्टूबर को खैतल में अलवर जिले के मुखी एवं पंचायत सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर अलवर जिले की सभी सिंधी पंचायतों से संपर्क कर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए जाने का निर्णय लेकर सभी सदस्यों का दायित्व सौंपे गए। सिंधी पंचायत के संपर्क अभियान के तहत भारतीय सिंधु सभा प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष गोल्डन दास जसवानी, संभाग प्रभारी प्रताप कठहरा ने सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, खैतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा, कार्यवाहक मुखी टीकमदास धर्मार्थ, ट्रस्ट अध्यक्ष मुखी वासुदेव दासवानी को निमंत्रण पत्र देकर 10 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा चिकित्सालय विकास कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विधायक संदीप यादव ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक नई बड़ी एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस देने की घोषणा की। इसके अलावा विधायक ने चिकित्सा प्रभारी को प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक अवश्य करवाए जाने को निश्चित करने को कहा। सर्जन होने के बाद भी ऑपरेशन न होने की विभाग की कमी बताते हुए डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा को एनेस्थेशियन लगवाने को कहा। सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग को जल्द से जल्द वार्ड निर्माण व मोर्चरी का पुनर्निर्माण करवाने को कहा, जिसके लिए विधायक कोटे से 10 लाख की राशि करीब 6 माह पहले दे दी गई है। विधायक ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव को सीएचसी पर विशेष ध्यान देने व किसी प्रकार की कोताही न बरतने को कहा। बैठक के दौरान ही सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र के नेतृत्व में उप सरपंच व पंचों ने उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत होने पर कार्यालय को कस्बे से बाहर न भेजने का ज्ञापन दिया। हमारे इसकी मीटिंग हुई है और वो बड़े लंबे टाइम के बाद हुई है। तो सबसे पहला तो यही है कि जो मीटिंग इतने दिनों में हुई है वो गलत है, और आगे से पूरा प्रयास रहेगा कि टाइम से मीटिंग हो। 2 महीने में हमारी इसकी मीटिंग होनी चाहिए और साल भर में जाके हुई है। कुछ तो कोविड का मामला था, कोविड के चक्कर में बीच में मीटिंग नहीं कर पाए। भाई सारा इमरजेंसी
का माहौल था, उस समय बड़ी स्थितियाँ ख़राब थी, पर आगे मैं भरोसा दिलाता हूँ हम इसको प्रॉपर रखेंगे आगे से। दूसरा जो है छोटी मोटी समस्याएं करके बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है और वास्तव में टपुगड़ा CHC में अभी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और बहुत सारे काम होने यहाँ पर ज़रूरी है। पिछले दिनों एक छोटी एम्बुलेंस मैंने दी थी, तो छोटी एम्बुलेंस से काम शायद नहीं चल पाएगा, यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत है, OPD खूब सारी है, तो अभी एक नई एम्बुलेंस टपुगड़ा में विद सारे इक्विपमेंट उसमें रहेंगे, सारे उपकरण रहेंगे, उसमें आपके ऑक्सीजन पाइपलाइन है, मॉनिटर है, कार्डियक पेशेंट के लिए भी उसमें सब व्यवस्था है। मतलब तो इमरजेंसी केसेज में मरीज को बाहर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी है। एक हमारे अभी इसके एक वार्ड की भी घोषणा मैंने MLA कोटे से की थी, जल्दी वार्ड का निर्माण कर दिया जाएगा, ऊपर में हमारे दूसरा वार्ड तैयार होगा, साथ ही मोर्चरी का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उसका भी दोबारा से पूरा रिनोवेशन होगा। इसके अलावा हम सर्जरी का भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर टपुगड़ा में छोटे मोटे केसेस में सर्जरी हमारे यहाँ पर होने लग जाए। हमारे यहाँ सर्जन है, तो सर्जिकल वार्ड भी हम तैयार करा रहे हैं, जल्दी उसका भी हम व्यवस्था करा लेंगे और आने वाले समय में टपुगड़ा CHC में लोगों को, आम आदमी को, गरीब को सुविधा मिले, इसके लिए सभी व्यवस्था पर शिकायत है रात को 9 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। देखिए ये पूरे राजस्थान की ऐसी व्यवस्था है कि रात को डॉक्टर ऑन कॉल ही आता है और इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। नर्सिंग स्टाफ रहता है, इनका जो टाइमिंग है वो फिक्स किया हुआ है डॉक्टर्स का। रात को ऑन कॉल डॉक्टर सब हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के बाकी सभी जगह पर ऑन कॉल डॉक्टर्स की व्यवस्था है। इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन राखी देसाई एवं सचिव स्वाति गुप्ता आधिकारिक यात्रा पर अलवर आई। उन्होंने क्लब किए गए समाज सेवा के कार्यों का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए। राखी देसाई ने कहा कि एक सशक्त महिला की सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। जिस दिन महिलाएं अपने स्वयं के फैसले पूर्ण आजादी के साथ लेने में सक्षम हो जाएंगी, एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगी। अध्यक्ष अंजना सहाय ने चेयरपर्सन एवं सचिव का स्वागत किया। सचिव नीलू जैन ने क्लब रिपोर्ट पढ़ी। कार्यक्रम में पुष्पा गुप्ता, अलका मित्तल, डॉक्टर अंजना अनिल, बबीता खंडेलवाल, शारदा कटारिया, उषा गुप्ता एवं क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। श्रीमती पुष्पा यादव ने 21,000 का चेक अपना घर वैशाली नगर में दिया एवं क्लब ने उन्हें जरूरत की सभी सामग्री प्रदान की। एक लड़की भारती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन प्रदान की गई। इसके अलावा 3 सिलाई मशीन भी दी गई। राजगढ़ थाना पुलिस ने ATM मशीन उखाड़ कर ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गत 21 अगस्त को डेढ़हान का बास पिनान निवासी ओम प्रकाश सैनी ने रुपयों से भरे ATM को उखाड़ कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम का गठन किया। टीम ने अज्ञात आरोपियों के मोबाइल नंबरों की तकनीकी रूप से जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने इरशाद, साहिल उर्फ कुलदीप, ग्रेवाल उर्फ विकास और मौसम उर्फ पोलार्ड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयोग ली गई पिकअप के साथ कैश भी बरामद किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कोट कासिम एसडीएम गंगाधर मीना ने बैठक ली। बैठक में रीट परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था करने वाले भामाशाह व समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोट कासिम क्षेत्र में आने वाले परीक्षार्थियों के रुकने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। सभी में उपलब्ध क्षमता अनुसार सर्व समाज के परीक्षार्थियों को रोका जाएगा। एक केंद्र केवल महिलाओं के लिए बनाया गया। बैठक में व्यवस्थाओं संबंधी गाइडलाइन, कंट्रोल रूम से जुड़े रहने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में 26 सितंबर को कोट कासिम, बीबी रानी सहित हरसौली कस्बे के बाजार सहित फल सब्जी के ठेले बंद रखने, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया गया। रीट परीक्षा 2021 के संबंध में आज उपखंड प्रशासन द्वारा सभी व्यापारिक संगठनों और सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में हमारे कोट कासिम में 2 सेंटर, बीबी रानी में 1 सेंटर और हरसौली में रीट परीक्षा के 2 सेंटर हैं। इसके लिए कोट कासिम में अभ्यर्थियों को रुकने के लिए 4 स्थान, बीबी रानी में 2 स्थान, 1 स्थान हरसौली में और 1 ठेठर बासना जो कि ग्राम पंचायत तिगामा है, वहाँ पर 1 स्थान का चयन किया गया है। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए रुखोली में और 1 ठेठर बासना जो कि ग्राम पंचायत तिगामा है, वहाँ पर 1 स्थान का चयन किया गया है। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था 25 तारीख के शाम का भोजन, 26 तारीख के सुबह का भोजन, 26 तारीख के दोपहर का भोजन और नाश्ते की व्यवस्था निःशुल्क भामाशाह द्वारा की जा रही है। यात्रियों अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए जो चौकी इंचार्ज बीबी रानी, चौकी इंचार्ज हरसौली और थानाधिकारी कोट कासिम को निर्देशित कर दिया गया है। वो रात भर गश्त पर रहेंगे और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। खाने की व्यवस्था किस तरह रहेंगी? एक जगह रहेंगी, अलग अलग रहेंगी सेंटर? खाने की जगह एक रामलीला मैदान में की गई है। वहाँ से कुछ भामाशाह द्वारा बसें लगाकर सेंटर पर जहाँ अभ्यर्थी रुकेंगे वहाँ से बस द्वारा उनको रामलीला मैदान पर लाकर खाना खिलवाकर मौसम को देखते हुए, अभ्यर्थी की सुरक्षा और उनके समय की बचत को देखते हुए उन्हें वापस अपने सेंटर पर जहाँ उनके रात को रुकने की व्यवस्था है उन स्थानों पर उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार सुबह नाश्ते के लिए भी उनको नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा और दोपहर का भोजन जो अभ्यर्थी दोनों पारियों में परीक्षा दे रहे हैं उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था वहीं संबंधित सेंटर पर जहां उनका परीक्षा केंद्र है वहीं उनको खाने के पैकेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्योंकि 550 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अब फंड में आ रहे हैं कोट कासिम पे, तो बस स्टैंड पे उनको किस तरह के व्यवस्था की गई आप लोगों की तरफ से ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए? तो समस्त व्यापारिक संगठनों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख को चूंकि जाम की स्थिति और कोई अन्य अप्रिय घटना की स्थिति से बचने के लिए उनको व्यापारिक संगठनों द्वारा बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हमने बीबी रानी बस स्टैंड, हरसौली बस स्टैंड और कोट कासिम बस स्टैंड पर बैनर लगा दिए हैं जहां पर सेंटर की दूरी और सेंटर का नाम और उनके रुकने की व्यवस्था वो सब उस पर मेंशन रहेगा। इसके अलावा एक पूछताछ डेस्क, हेल्प डेस्क रीट 2021 के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है जहां पर कोई भी किसी भी तरह की संदेह समस्या के बारे में उनको पूर्ण तरह से सुझाव और उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। परीक्षा सेंटरों पर नकल रोकने के लिए या कोई अव्यवस्था हो जाए इसको रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी? इसके लिए जिला स्तर से टीमों का गठन किया गया है। लगातार प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे अधिकारी जो उपखंड प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार दौरे पर रहेंगे और सभी सेंटरों पर लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई टीम पहुंचती रहेगी। पुलिस मुस्तैद रहेगी। पुलिस लगातार इन सेंटरों का निरीक्षण करेगी और किसी भी तरह के कोई नकल की अगर घटना, पहली बात तो होंगे ही नहीं, अगर होगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना अंतर्गत भटपुरा गांव में एक दलित की मृत्यु को लेकर जहां सियासी हलकों में मॉब लिंचिंग होने व न होने को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस द्वारा मामले को दुर्घटना के एंगल से जांच बढ़ाते हुए जल्द ही वास्तविक सच बाहर लाए जाने की बात कही जा रही है। इन हालातों के बीच विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल अलवर जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को अलवर शहर के शहीद स्मारक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मृतक योगेश के साथ हुई वारदात को लेकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी ने इस मामले में पुलिस व जिला प्रशासन पर मामले को दुर्घटना बताते हुए घटना को छिपाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं समय रहते यदि उक्त मामले में मॉब लिंचिंग के तहत जांच प्रक्रिया निर्धारित नहीं किए जाने पर
आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। साथ ही दूसरी तरफ बजरंग दल जिला इकाई संयोजक संजय पंडित ने इस मामले में मृतक के शव को रोड पर रखकर मांग किए जाने की घटना का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व में इस दौरान जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर वारदात से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया था, वहीं अब प्रशासन इस मामले को दुर्घटना बताकर घटना से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिसे देखते हुए जल्द ही वह लोग मामले में बेहतर स्थिति न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। बड़ौदा में के गांव भटपुरा में योगेश जाटव नाम के युवक की मेव समाज के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना मोह बिल्ली सिंह हत्या की श्रेणी में आती है, जबकि प्रशासन ने मेव समाज के दबाव में आकर और इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। प्रशासन का एक सिपाही इलियास खान ने 18 तारीख को पोस्टमार्टम होना था, जिस दिन डेथ हुई थी, बाकी उसने लेट रतीब करके और ये पोस्टमार्टम 19 तारीख को करवाया। प्रशासन ने ये जो सुनियोजित ढंग से जो षड्यंत्र से ये साजिश की है, ये बहुत गलत है। हमने 19 तारीख को भी बड़ौदा में जब डेड बॉडी आई थी तो रोड जाम करके और सर्व समाज के द्वारा पीड़ित परिवार और समाज के साथ हमारी कुछ मांगे करी थी। उन मांगों के लिए एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब दोनों के दोनों आए थे, जिनमें से 8-10 दिन होने के बाद भी उन मांगों में से एक भी मांग नहीं मांगी गई, जबकि प्रशासन सोशल मीडिया पे आके और न्यूज चैनल पे आके क्लियर बोल रहा है कि एक्सीडेंट का मामला है, जो कि बहुत ही साजिश का रूप है। हम पीड़ित परिवार के साथ मिलकर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे समय रहते हुए नहीं मानी गई तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज बड़े पैमाने पे आंदोलन करेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, शासन सबकी हो गई। योगेश जाटव नाम के एक व्यक्ति की बड़ौदा में के भटपुरा गांव में 8-10 मुस्लिम लड़कों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में आज हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से करीब 100-150 लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हालांकि ज्ञापन एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक चेतावनी के रूप में दे रहे हैं केवल हम, लेकिन आगे हम इसको बड़ा रूप देंगे। बड़े धरने प्रदर्शन होंगे। अलवर बंद की नौबत आएगी तो अलवर बंद किया जाएगा, क्योंकि आए दिन दलित परिवार के ऊपर, आम हिंदू परिवार के ऊपर दिनों दिन बलात्कार, झगड़े, मारपीट होती रहती है और प्रशासन एकदम पूरी तरह से मौन है। पूरे थाने के थाने जितने भी क्षेत्र के हैं सारे मिलीभगत में मिले हुए हैं और उनके ऊपर पूरा दबाव है। किसी प्रकार की भी जो बेचारा परिवादी है, जिसके साथ घटना हुई है, उसके साथ किसी प्रकार का ये लोग कोई भी सहायता नहीं करते हैं। इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद इन सबके साथ खड़ा है और आगे भी हमेशा खड़ा रहेगा। आपका नाम क्या है? अलवर शहर के समीप जाजोर गेट सदर थाना अंतर्गत 8 सितंबर को एक दुर्घटना के दौरान तिजारा से अलवर आ रहे जहां 2 व्यक्ति जलालुद्दीन व उसका दोस्त दुर्घटना की चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में दौरान उपचार जलालुद्दीन की मौत हो गई। साथ ही उसके साथ घायल हुए व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने पर उसे उपचार हेतु चिकित्सकों द्वारा जयपुर भेज दिया गया था। वहीं शुक्रवार को मृतक के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जलालुद्दीन के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मामले में परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। मृतक का नाम सलाउद्दीन सन ऑफ श्री उस्मान, जाति में उम्र 42 साल, निवासी काजीवाड़ा तिजारा का रहने वाला है। इनका एक्सीडेंट जाजोर गेट के सामने 18/9/2021 को। कहाँ से आ रहे थे? ये तिजारा से अलवर के लिए आ रहे थे। और भी कोई था इसके साथ? उसका नाम एक साथ और था जो सीरियस है, उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। इसकी दौरान इलाज इसकी कल शाम को मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर एनएम पहाड़िया ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में वाटर कूलर आरओ का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिप्स कार्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रीको घिलोट इंडस्ट्रियल एरिया अलवर ने सीएसआर के अंतर्गत पीआरओ कार्यालय में संचालित पुस्तकालय के लिए एक वाटर कूलर आरओ प्रदान किया है। इस आरओ को उपलब्ध कराने में रीको घिलोट के क्षेत्रीय वरिष्ठ महाप्रबंधक पीएल गांधीवाल का विशेष सहयोग रहा है। इसमें मुख्य प्रयास पीआरओ मनोज कुमार मेहरा का रहा। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस वाटर
कूलर आरओ के लगने से सूचना केंद्र के पुस्तकालय में आने वाले पाठकों के साथ आमजन को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राधेलाल बैरवा सहित प्रबुद्ध व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये अलवर पीआरओ ऑफिस में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि एक आरओ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये फ्रीजर प्लस आरओ की हमने फिर यहाँ पे उपलब्धता कराई। ये 75,000 रुपये का एक आरओ हमने प्रदान किया है पीआरओ ऑफिस में और उम्मीद है इससे जितने लोग लाभान्वित होंगे और एक गर्मी की जो समस्या, ठंडे पानी की समस्या, शुद्ध पानी की समस्या होगी इस ऑफिस की, वो खत्म हो जाएगी। खैतल कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के लिए जारी की गई वरीयता सूची में शामिल विद्यार्थियों को महाविद्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि वरीयता सूची में शामिल विद्यार्थियों की कट ऑफ कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। दस्तावेजों का सत्यापन 25 सितंबर तक कराना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बधाई पत्र, प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी, मूल टीसी एवं सीसी, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की अंक तालिकाएं, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के बाद ही विद्यार्थी ई मित्र पर शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। राजकीय महाविद्यालय खैथल में प्रथम वर्ष बीए के प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थियों के नाम लिस्ट में कॉलेज में भी चिपका दिए गए हैं और कॉलेज की साइट पर भी डले हुए हैं। सभी विद्यार्थी जिनका प्रथम लिस्ट में नाम है अथवा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लाकर 25 तारीख तक कॉलेज में जमा करवा दें। जो विद्यार्थी 25 तारीख तक नहीं आ पाएंगे उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। विद्यार्थी अपने साथ 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, टीसी, प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अपने जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र जो भी उन्होंने एनसीसी, एनएसएस या अन्य कोई भी है उसको अपने साथ में लेकर आएं। महाविद्यालय में 11 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन फॉर्म जमा हो रहे हैं। 25 तारीख अंतिम तिथि है। इसके बाद प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा और नेक्स्ट वेटिंग वाले बच्चों को चांस मिलेगा। फिर हम आपको कोई भी चांस नहीं दे पाएंगे, इसलिए 25 तारीख 2 बजे तक सभी विद्यार्थी आके अपने फॉर्म को जमा करवा के जाए महाविद्यालय में। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर विधायक एवं प्रभारी ने की तिजारा में बैठक। इच्छुक उम्मीदवारों से तिजारा में पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव तैयारियों को लेकर हनुमान बगीची में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक संदीप यादव एवं तिजारा प्रभारी संजीव बारेट, योगेश मेहता, चिरंजी लाल चावड़ा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में विधायक संदीप यादव ने कोरोना समय में तिजारा विधानसभा में किए गए कार्य पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुकों से अपने बायोडाटा देने को कहा, जिस पर चुनाव टिकट के लिए लोगों ने बायोडाटा प्रस्तुत दिए। वहीं तिजारा प्रभारी संजीव बारेट ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर तिजारा में पंचायत समिति प्रधान एवं जिला परिषद में जिला प्रमुख बनाने का आह्वान किया। बारेट ने कहा कि पार्टी की रीति नीति टिकाऊ एवं ईमानदार एवं जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट की वरीयता रहेगी। इस अवसर पर योगेश मेहता, चिरंजी लाल चावड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष झब्बूराम सैनी, जयप्रकाश यादव, पूर्व प्रधान खुर्शीद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। चयन करेंगे। मेरा ये कहना है कि हमने पिछले 3 साल में काम किया। हमारी प्रदेश की सरकार है आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में और जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर काम हुआ है। हम इलाके में जाएंगे, जो चुनाव की तारीख हो, अभी तारीख आनी बाकी है और समय के अनुसार हम गाँव में लोगों से मिलेंगे, उन लोगों का चयन करेंगे जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, जो कांग्रेस के प्रस्ताव है और टिकाऊ कैंडिडेटों का चयन करके चुनाव लड़ाएंगे। उनकी बात को लेकर के जाएंगे। हमने ये सब बात की, तभी हमने यहाँ नगर पालिका भी जीती है और हम आने वाले समय में निश्चित रूप से पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, जिला परिषद में जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। इसी विश्वास के साथ हमारी पूरी कांग्रेस है, हम सभी लोग इसी में जुड़े हैं और हम निश्चित रूप से अच्छे परिणाम। तिजारा में
26 सितंबर को रीट परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर एसडीएम महेंद्र सिंह यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की ठहरने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं यातायात विभाग से आए प्रभारी को बसों की सुविधा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल को डेंगू व अन्य मौसमी बीमारियों को देखते हुए फिनाइल एवं डीडी पाउडर का छिड़काव कराने, परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराने और शहर में बंदरों को पकड़वाने के निर्देश दिए। इधर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता ने बताया कि 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा में तिजारा ब्लॉक केंद्रों पर 1158 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं एसडीएम महेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों की समस्या निस्तारण के लिए तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बैठक के बाद एसडीएम ने शिक्षा अधिकारी के साथ परीक्षा स्थलों का निरीक्षण किया। बैठक में तहसीलदार द्वारका प्रसाद, अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रभारी, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे। टपुकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने जीव विज्ञान में कैरियर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि छात्राओं ने विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया से लेकर आधुनिक ऑनलाइन शिक्षा, स्माइल 3, ई कक्षा, छात्रवृत्ति के लिए बैंकिंग कार्यों की समझ को नाटक के माध्यम से समझाया। गणित के जटिल सूत्रों को खेल खेल में हल करना और अंग्रेजी सीखने के बारे में बताया। गुड टच, बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों को बहुत ही सहज व सरल प्रकार से छात्राओं को समझाया। इस अवसर पर तिजारा उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं के प्रस्तुतिकरण की सराहना की। पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक टपुकड़ा के राजस्थान हेरिटेज पर विधायक संदीप यादव ने ली। तिजारा विधानसभा के पंचायती राज चुनाव प्रभारी संजीव बारेट व टपुकड़ा मंडल के शमसुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद भिवाड़ी व नगर पालिका तिजारा में कांग्रेस का बोर्ड बनाया है और पंचायती राज चुनाव में भी तिजारा में कांग्रेस पार्टी का ही प्रधान बनना है। आगामी पंचायत चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर यशपाल यादव, आशिफ खोरी, मंगतूराम, नरेंद्र यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोडावास के निकट झजारपुर गांव के आनंद बाग परिसर में पंचायती राज चुनावों को लेकर गोपीचंद शर्मा की अध्यक्षता और सह प्रभारी दिनेश खांबरा व हेतराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। मुंडावर नीमराणा कांग्रेस पंचायती राज चुनाव प्रभारी गोपीचंद शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों को लेकर राय प्रकट की और आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रधान व जिला प्रमुख बनाने का संकल्प लिया। मीटिंग में गंगाराम पटेल, हाकिम सिंह चौहान, करण सिंह चौधरी, डॉक्टर गौरव यादव, बाबूलाल पार्षद, बलबीर छिल्लर, देशराज यादव, मूल सिंह चौहान, योगेश कीमत राय शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिनान कस्बे में अग्रसेन जयंती मनाए जाने को लेकर पिनान अग्रवाल समाज अध्यक्ष जगदीश प्रसाद बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सामाजिक सरोकारों को कायम रखने के कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन कर महेश चंद्र बंसल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी में जगदीश प्रसाद बंसल को उपाध्यक्ष, ज्ञान प्रकाश गर्ग को मंत्री और राजेंद्र गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई जाने को लेकर सदस्य को कार्यभार सौंपा गया। अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में ही समाज की शक्ति होती है। उन्होंने सामाजिक सरोकारों को कायम बनाए रखने एवं बच्चों का संस्कारवान बनाने को कहा। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष प्रभाती लाल बंसल, हरिओम बंसल, ब्रजमोहन गोयल, टेकचंद बंसल, हरिओम गर्ग, मुकुट गर्ग सहित अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में जलदाय विभाग की गोठवाल गली के समीप सहित अन्य स्थानों पर पेयजल वितरण लाइनों में जगह जगह लीकेज होने से हजारों लीटर पेयजल नालियों में व्यर्थ बह रहा है। वहीं दूसरी ओर 5 दिन में केवल 1 घंटे नलों में पानी वितरण किया जाना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि जलदाय विभाग के सरकार का विभिन्न मदों पर जल वितरण व्यवस्था सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी पेयजल वितरण व्यवस्था के हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।